पर्यावरण अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां यूपी टेट 2020 में जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था और जो निरस्त हो गया, उसके हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में। तो हम बता दें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया में हमारा स्थित है। देखिए इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है। और माउंट माउंट कोसिस्को जो इसका सबसे ऊंची चोटी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया से एक और क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बैरियर रीफ का मतलब होता है कोरल। एक कोरल का एक संरचना यहाँ पे है लंबी सी, वही पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। अगले प्रश्न में चलेंगे। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। हम आपको कई बार ये बता चुके हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, जैसे ये हमारी कर्क रेखा है और हमारी ये मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा के जो बीच में क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, और इन क्षेत्रों में जो घास स्थल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं, और इनके जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं उनमें हम शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल देखते हैं। तो कौन कौन से शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है हमारा? ये देखिए, उत्तरी अमेरिका में प्रेरिस, दक्षिण अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, यूरोप में स्टेपीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये हमारे मुख्य घास स्थल शीतोष्णकटिबंधीय हैं। तो पूछ रहा है कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप में शीतोष्णकटिबंधीय घास क्या है? तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप में देखिए ये स्टेपीज घास स्थल शीतोष्णकटिबंधीय पाया जाता है। तो कौन सा होगा इसमें? टैगा, टुंडा, मीडोज, स्टेपीज। इसका उत्तर हमारा डी होगा कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल स्टेपीज कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट माउंटेन है, वैसे ही दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। माउंट कोटोपेक्सी, माउंट एटेना, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो। तो इसका उत्तर होगा माउंट एकांकागुआ जो है हमारा सबसे दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे अगर दक्षिण अमेरिका का अगर नक्शा ऐसे बनाने की कोशिश करें हम लोग, ऐसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, वैसे ही चपका हुआ दक्षिणी अमेरिका हमारा ऐसे नक्शे में है। तो ये किनारे पे एंडीज श्रृंखला, जैसे राकी श्रृंखला यहाँ पे है, एंडीज श्रृंखला यहाँ पे है। जैसे भारत में हमारा हिमालय श्रृंखला है फोल्डेड माउंटेन, वैसे ही यहाँ पे ये फोल्डेड माउंटेन है। तो ये एंडीज श्रृंखला में ही माउंट एकांकागुआ यहाँ पे है जो सबसे ऊंची दक्षिणी अमेरिका की हमारी चोटी है। अब पूछेगा माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है? तो माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है, ये भी पूछ चुका है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एंटेना कहाँ है? ये इटली में है, ये भी पूछ चुका है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट किलिमंजारो ये भी पूछ चुका है कहाँ है? ये अफ्रीका में है और ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन इस समय जागृत ज्वालामुखी नहीं है। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी बताया है, उसको आप लोग बताइए, कमेंट करिए। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? हम जानते हैं कि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब सोचिए कि पौधों में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतुओं में भी कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी वो जंतु क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में भोजन बना सकता है। लेकिन अब तो हम लोग तो खाना बना नहीं सकते हैं, तो वही पूछ रहा कौन ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और खाना बना सकता है? वो यूग्लिना है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, साइकन है। तो इसका उत्तर यूग्लिना होगा। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो ये क्या करेगा? खाना बना लेगा। अगर सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिलता है तो ये दूसरे पे निर्भर हो जाता है। तो यूग्लिना क्या है? जंतु और पौधों की बीच की एक कड़ी है। सोचिए अगर हमारे में ये गुण आ जाता, हम लोग खुद खाना बना लेते, तो आज इतनी मारामारी नहीं होती, लेकिन हमारे में गुण नहीं है। ठीक ही है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ना ये हो ही नहीं सकता है, तो ये हर साल कुछ ना कुछ करके घुमा के उत्तर प्रदेश से पूछ ही ले रहा है। तो देख ले रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी,
ये जानते हैं कि सारस या क्रेन होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ जान लें, जैसे इसका राजकीय चिन्ह क्या है, हम देखते हैं कि 2 मछली, तीर धनुष। राजकीय राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है हमारा। सारस इसका राजकीय पक्षी है। पौधा क्या होता है इसका, पेड़ क्या है, अशोक का पेड़ राजकीय वृक्ष है। और राजकीय बीज पुष्प क्या है, यानी फूल क्या है, हमारा पलाश का फूल जो होता है राजकीय पुष्प है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। हम जानते हैं हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और वो ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन्स जो है जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, पैराथार्मोन, पैराथायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन या सोमेटोट्रोपिन। तो हम बता दें इसका उत्तर होगा पैराथार्मोन्स। हार्मोन्स जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। और ये कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है, पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि के नीचे पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वहीं से पैराथार्मोन्स हार्मोन्स निकलता है। और हमारे शरीर में क्या करता है हार्मोन्स, ये क्या करता है, शरीर में कैल्शियम के स्तर को रक्त में नियंत्रण रखता है। ये विटामिन डी का भी निर्माण करता है पैराथार्मोन्स। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए ओजोन परत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत से क्या क्या क्वेश्चन आता है एक बार हम इसको देख लेते हैं। पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत समताप मंडल में हमारी स्थित है। कितने हैं, समताप मंडल में स्थित है। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोला जाता है। अब पूछता है कि ओजोन परत क्या करता है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पराबैंगनी किरणों में ए बी सी होता है, जिसमें सबसे खतरनाक कौन होता है जो पृथ्वी पे नहीं पहुंचता है, तो पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो सी होता है, अल्ट्रावायलेट जो सी होता है सबसे खतरनाक होता है। अब ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और वहीं से तय हुआ कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी पूछ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन से हमारा संबंधित है। अब ये पूछता है कि ओजोन को नुकसान करने वाली गैसें कौन सी है, तो ये हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन को नुकसान करता है। अब अगला प्रश्न ये भी पूछा है टेट में कि ओजोन छिद्र कहाँ है, तो दक्षिणी ध्रुव पे है। आज ये प्रश्न पूछ रहा है कि ओजोन की मोटाई मापी जाती है किससे, किलोमीटर में, डाप्सन इकाई में, फैथम में, प्रकाश में। तो इसका बता दें कि इसका उत्तर होगा डाप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। एक चीज बता दें कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन का काम क्या है, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और कुछ ऐसे जीवाणु जो होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। वो जीवाणु या तो पौधों के जड़ों में रहेंगे जैसे राइजोबियम, या वह पौधे की जड़ों से अलग मिट्टी में रहेंगे जैसे क्लास्ट्रीडियम होता है। तो पूछ रहा है कि किस पौधों में जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो वो जीवाणु कुछ ऐसे पौधे हैं उनके जड़ में भी रहते हैं। तो कौन सा पैदा, गेहूं, धान, दलहन, उपयोग सभी। तो हम बता दें जितने दलहनी पौधे हैं जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उसके जड़ में ही ये जीवाणु जो होते हैं रहते हैं, जो प्रकृति से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि दलहनी फसलों में खाद की हमको जरूरत बहुत कम होती है। तो अगले हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य कवक है। कवक क्या मतलब, हम जैसे खाते हैं कवक, मशरूम को खाते हैं, तो मशरूम का ही अलग नाम है। तो एगेरिकस, पाक्सीनिया, म्यूकर, राइजोपस। तो एगेरिकस जो होता है, जो खाने वाला मशरूम होता है वही होता है, और मशरूम क्या है, एक तरह का कवक है। इसका उत्तर 9 का उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं। मैग्रोव पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहले बता दें मैग्रोव पौधे जो होते हैं समुद्री इलाकों में या नदी के किनारे इलाकों में दलदली पौधे हैं। और ये क्या होते हैं, ये खारे पानी के पौधे होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय स्थलों में पाए जाते हैं। जैसे भारत में देख लें, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा स्थित है, सुंदरवन है, वो उसमें मैग्रोव वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक बांध का भी काम करते हैं। जैसे आज ये नदी किनारे या समुद्र किनारे रहते हैं, अगर बांध, तूफान आ गया या
चक्रवात आ गया तो ये वन उसको रोक लेते हैं। इसमें जैव विविधता भी बहुत पाई जाती है, यानी जीवों की संख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो पूछ रहा मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में नहीं, तो पानी का पौधा सुंदरवन, रेगिस्तान, वर्षावन, तो इसका होगा सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे हम, आवृतबीजी पौधे निम्नलिखित में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? मतलब आवृतबीजी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? सबसे पहले हम जान लें कि आवृतबीजी पौधा क्या होता है। आवृतबीजी पौधा ऐसे पौधे जिनके बीज फलों से ढके होते हैं, जैसे आम का पेड़ देख लेते हैं, आम का फल होता है ढका होता है। त्रिगुणित क्या होता है? जैसे आवृतबीजी पौधों में जब निषेचन होता है तो त्रिगुणित एक घटना घटती है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये पूछ रहा है कि त्रिगुणित होने के बाद क्या होता है? मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर, भ्रूणपोष। तो हम जानते हैं कि त्रिगुणित होती है जब आवृतबीजी पौधों में, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हमारा डी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न विजनन्यास पाया जाता है? सबसे पहले यहाँ दो तीन चीजें सीख लें, भित्ति लग्न क्या होता है और विजनन्यास क्या होता है। तो सबसे पहले विजनन्यास, जैसे इस चित्र में हमको फूल का अंडा से दिख रहा है, इसमें बीजांड होते हैं और ये बीजांड क्या होते हैं? एक निश्चित विन्यास में, मतलब एक निश्चित क्रम में होते हैं, इसीलिए इसको विजनन्यास कहते हैं। और भित्ति लगन क्या होता है? जब ये बीजांड इस भित्ति में चिपके हुए होते हैं तो इसको हम भित्ति लग्न कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लें, सरसों का पौधा, सरसों का बीज हम देखते हैं कि पौधे में चिपका हुआ होता है किनारे किनारे, तो इस प्रकार से वो भित्ति लग्न विजनन्यास का पौधा होता है। तो पूछ रहा है कि वो किस कुल में आते हैं? ब्रेसिकेसी, मालवेसी, एटरेसी, सेलेनेसी। तो हम बता दें कि ये ब्रेसिकेसी कुल में आते हैं। जैसे सरसों हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, गोभी हो गया, ये सारे इसी में आते हैं। पहले इस ब्रेसिकेसी कुल का नाम क्रूसीफेरी था, बाद में इसका नाम ब्रेसिकेसी कर दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सबसे पहले हम जान लें कि अनाक्सी श्वसन होता क्या है। सभी पौधे हम जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर सांस लेना न हो तो वो अनाक्सी श्वसन कहलाता है। अगर जंतु बिना ऑक्सीजन के सांस लेने लें या पौधे सांस लें तो अनाक्सी श्वसन होगा। अगर पौधे अगर बिना ऑक्सीजन के अगर सांस लेते हैं तो उसमें कुछ तत्वों का निर्माण होता है, जैसे एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या CO2 का निर्माण होता है, थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बनती है। अगर मनुष्य या जानवर जब अनाक्सी श्वसन करता है तो लैक्टिक अम्ल का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हमें दर्द की महसूस होता है। तो पूछ रहा है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो एथिल एल्कोहल हमारा इसका अंतिम उत्पाद होगा। यही मनुष्यों में क्या अंतिम उत्पाद होगा? लैक्टिक अम्ल इसका अंतिम उत्पाद होगा। आगे चलते हैं। 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, DK कर्वे, महादेव गोविंद रानडे, केशवचंद। इसके उत्तर होगा DK कर्वे। DK कर्वे को बाद में 1958 में भारत रत्न दिया गया। इन्होंने पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 मुंबई में की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान राम के लिए, विष्णु, शिव, ये सब भगवान जगन्नाथ के लिए है। तो इसका उत्तर हम सब लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। नासिक में कुंभ मेला किस नदी पे होता है? किस नदी पे आयोजित किया जाता है? तो नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। तो नासिक का जो कुंभ मेला होता है वो गोदावरी नदी पे किया जाता है। तो हम जानते हैं कि महाकुंभ देश में 4 स्थानों पे लगता है। एक कहाँ लगता है? उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पे। दूसरा कहाँ लगता है? प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पे। तीसरा कहाँ लगता है? उज्जैन मध्य प्रदेश में किस नदी किनारे? शिप्रा नदी के किनारे लगता है। और चौथा कहाँ लगता है महाकुंभ? गोदावरी नदी किनारे। कहाँ पे? नासिक में। तो ये 4 हमको क्वेश्चन याद होने चाहिए, कुंभ मेला संबंधित। हो सकता है कि इस बार यही हमारा पूछ दे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संध्या क्या है? ये इतिहास का प्रश्न है। भजन है, अखबार है, राजनीतिक दल है, धार्मिक संस्था है। तो बता दें कि संध्या अखबार है। जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय इस अखबार को निकाला गया था। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित अखबार था और इसके संपादक ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जी थे। तो संध्या एक हमारा अखबार है जो स्वदेशी आंदोलन के समय निकला था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरा छोटा करें,
से। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो हम बता दें कि हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। इसी में ही विधान परिषद हमारा 6 राज्यों में है। कैसे याद करेंगे कि इसका ठीक है, यूपी में आम बिकते हैं, यूपी में आम बिकते हैं, इसको आप लोग लिख के इस ट्रिक से इन सारे राज्यों के नाम निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है कि विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या यूपी के है, तो इसका उत्तर 100, 110, 80, 104, इसका उत्तर होगा हमारे 100 सदस्य विधान परिषद में हमारे हैं। अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछ दिया, तो और जो इसके भाग हैं उसके बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पे जो विधानसभा होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो विधानसभा में हमारे विधानसभा में कितने सदस्य हैं, हमारे 403 हैं। पहले 403 पहले 404 था, विधानसभा में 404 था, जिसको 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन का मनोनीत जो होता है खत्म कर दिया गया। तो इसमें वर्तमान में विधानसभा में हमारे 403 सदस्य हैं। अगर लोकसभा में पूछे उत्तर प्रदेश में, तो कुल लोकसभा में 80 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? हमारी 31। तो याद रहना, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में हमारे 100 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से, 15 अगस्त 2003। यह भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी ही, जिसके तहत आम लोगों को झंडा फहराने का भी अधिकार दिया गया था। तो इसको याद कर लें हम लोग। आगे चलते हैं। जन गण मन किस हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो देखते हैं कब अपनाया था। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 जनवरी या 26 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन हिंदी संस्करण अपनाया गया था, और इसी दिन राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो भी अपनाया गया था। एक क्वेश्चन और आया हुआ कि जनगण मन कब सबसे पहले गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे पहले इसको गाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताएं। जिस समय यह प्रश्न पूछा गया उस समय 17वीं लोकसभा चल रही थी, वर्तमान में 18वीं लोकसभा इस समय चल रही है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। और इस समय वर्तमान में भी 18वीं जो लोकसभा चल रही है उसके भी अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो इसका बदलाव नहीं होगा, बस लोकसभा का बदलाव हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। भारत में अंतरराज्यीय, राज्य की नहीं राज्य है ये परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका अध्यक्षता हमारा प्रधानमंत्री करता है अंतरराज्यीय परिषद का। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कैग भी कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रधानमंत्री। तो हम बता दें कि भारत का जो महान्यायवादी होता है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका मुख्य काम क्या है? ये केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी केंद्र सरकार को कोई भी कानूनी सलाह देनी होती है तो महान्यायवादी देता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। पूछ रहा है, हम जानते हैं कि जो गंगा नदी है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जैसे ये उत्तर प्रदेश है हमारा, ऐसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के यहाँ बिजनौर से प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए बलिया से निकल जाती है। एक भी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि
जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, तो ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से बहती है। तो गंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले से और कहाँ से निकास होता है, ये बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से निकल जाती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में ये हमारी बहती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। हम जानते हैं कि जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, जैसे ये गंगा नदी मान लीजिए निकली और ये यमुना नदी उत्तराखंड से निकली और ये यमुना नदी प्रयागराज में आके इससे मिल जाती है। और मिलने के बाद अब पूछ रहा है कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो एक सहायक नदी इधर से नीचे से जाती है मध्य प्रदेश से, केन, बेतवा इधर से मिलती है और एक चंबल, 3 नदियां इसकी सहायक नदी, केन, बेतवा, चंबल इसकी सहायक नदियां हैं। और एक नदी गंगा से ही नीचे जाती है, सोन नदी है, ऊपर से गंडक, कोसी आदि नदियां गंगा में मिलती है। तो यमुना की कौन कौन सहायक नदी हो जाएगी, चंबल सहायक नदी है, बेतवा सहायक नदी है, केन भी सहायक नदी है, गंडक किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा, गंडक। यमुना की ये सहायक नदी गंडक नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कई बार आ चुका है, केटू इसका उत्तर होगा। चलते हैं आगे, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित, अभी ऑस्ट्रेलिया का चित्र मैंने दिखाया था जिसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पहाड़ी थी। अब पूछ रहा है कि वहां पे जो पठार है कौन सा पठार है, कोलोराडो का पठार, किम्बरले का पठार, कटंगा का या पेटागोनिया का। तो हम बता दें कि किम्बरले का पठार जो हमारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हमारा ये है, इसके इस साइड में किम्बरले का पठार है। वहीं कोलोराडो का, कटंगा का, पेटागोनिया का पठार यहाँ नहीं स्थित है, दूसरे देशों में है, जैसे पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में है। आगे हम लोग चलेंगे, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ऐसे हम बना लें, ये उत्तर प्रदेश मान लीजिए, अच्छा तो नहीं बनना है लेकिन ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे है उत्तर प्रदेश। तो ये जो इलाका है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ये जो इलाका है विंध्याचल का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ललितपुर है, यहाँ पे झांसी है, यहाँ पे हमीरपुर है और यहाँ पे हमारा मिर्जापुर है। तो बुंदेलखंड के पठार में क्या भाग नहीं है, हमीरपुर तो बुंदेलखंड के पठार में ही स्थित है, ललितपुर भी है, मिर्जापुर देखिए यहाँ पे है, तो मिर्जापुर कहाँ है, विंध्याचल के पठार, विंध्याचल के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, मिर्जापुर बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्य में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हम बता दें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश होगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, गंगा नदी पे, कावेरी नदी पे, महानदी पे या सतलज नदी पे। तो मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पे हुआ है और कावेरी नदी के कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में मैटूर बांध का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा जो लास्ट वीडियो होगा।